वंदे मातरम, जय हिंद। भारत एक बार फिर साबित कर चुका है कि कोई अगर उसकी तरफ बुरी निगाहें डालेगा तो उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। और आज आप सब जानते हैं भारतीय एयरफोर्स ने सुबह सुबह तड़के 3:30 बजे पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करके माकूल जवाब दे दिया है। पाकिस्तान में हड़बड़ाहट है, घबराहट है। पाकिस्तान की संसद में इमरान खान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान की संसद में इमरान खान को जवाब देते नहीं बन रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुरू में दहाड़ रहे थे कि देश झुकने नहीं दूंगा, देश मिटने नहीं दूंगा। और जब तक भारत की सेना, जब तक भारत की जाबाज सेना मौजूद है, तब तक ना तो देश झुकेगा, ना देश टूटेगा, ना देश कमज़ोर होगा। हमारी भारतीय सेना ने एक बार फिर से अपनी पराक्रम का इतिहास लिख दिया है। और इस बात का सबूत यह है कि जैसे ही सुबह 4 बजे एयर स्ट्राइक हुआ, 6 बजे के लगभग भारतीय सेना ने ट्वीट कर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक शौर्य भरी कविता लिखी, जो इस बात का संकेत थी कि सेना, आर्मी अपना काम कर चुकी है। अब ये गतिविधियां कैसे जारी रहेंगी, आगे क्या होगा, आगे कैसी रणनीति होगी, इन्हीं तमाम विषयों पर डिजाइनर न्यूज़ लगातार सुबह से आपके साथ रूबरू है, चर्चाएं कर रहे हैं। हमारे साथ सेना के कई रिटायर्ड अधिकारी आ रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। हम लगातार सुबह से अपने दर्शकों को सीमा पार से और सीमा के अंदर से लगातार कवरेज बता रहे हैं, पल पल की खबर आपको दिखा रहे हैं। क्या गतिविधियां चल रही हैं पाकिस्तान में और क्या गतिविधियां चल रही हैं भारत में, इसकी भी जानकारी हमने दी है। हमने बताया कि विदेश सचिव भारत की जो हैं विजय गोखले, उन्होंने भी कहा है कि ये एयर स्ट्राइक बिल्कुल पिन पॉइंट हुई और बटामौली जगह पर ये पिन पॉइंट हुई। इसमें जो सरगना है, जैसे मोहम्मद का मसूद अजहर, उसका साला यूसुफ अजहर मारा गया है। और खबर ये है, हालांकि अपुष्ट सूत्रों से खबर ये है कि 300 से ज़्यादा आतंकवादी जो आतंकवादी कैंपों में प्रशिक्षण ले रहे थे वो मारे गए हैं। और उसमें ये खबर भी है कि अजहर मसूद का जो साला है वो भी यूसुफ, वो भी मारा गया है, जो कि कमांडर के रोल में था, ट्रेनी कमांडर के रोल में था। तो भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि घटना 14 फरवरी को हुई थी और आज 12वीं का दिन है। आज देखा जाए तो जो हमारे वीर सैनिक, 40 वीर सैनिक जो शहीद हुए थे, आज उनके घरों में, उनके पैतृक निवास में 12वां मनाया जा रहा होगा। पगड़ी की रस्म अदायगी की जा रही होगी। उनके मासूम छोटे बच्चों को आज पगड़ी पहनाई जा रही होगी। और भारतीय सेना ने भी बदला लेकर, रिवेंज लेकर उन 40 शहीद सैनिकों की पगड़ी की रस्म अदायगी कर दी है। हमने बता दिया है, हिंदुस्तान ने बता दिया है कि 12 दिन का शोक मनाने के बाद 13वें दिन हम अटैक करेंगे, और हमने अटैक करके दिखा दिया। और आज जो है पगड़ी की रस्म अदायगी भारतीय एयरफोर्स ने भी की है, भारतीय सेना में ने भी की है। भारत के हर देशवासी की तरफ से मैं एयरफोर्स को सैल्यूट करता हूं, भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूं। और चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं नए मेहमान कर्नल एन के माथुर। कर्नल एन के माथुर ने 30 वर्षों से ज़्यादा भारतीय फौज में अपनी सेवाएं दी हैं। वो तोपखाना रेजिमेंट से संबंधित थे। उन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में हिस्सा लिया है। कई अवसरों पर वो उनकी तोपें दुश्मनों के ऊपर गोले बरसाती रही हैं, आग उगलती रही हैं। कारगिल में उन्होंने टाइगर हिल्स को जीतने में उनकी रेजिमेंट ने, उनकी कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त रोल अदा किया था। और भारतीय सेना में कर्नल माथुर की जाबाजी की और वीरता के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। कर्नल माथुर, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं, जिस तरह से आज भारत ने एक तरह से मिशन इंतकाम को पूरा किया है, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं डिफेंस फोर्सेस को दूंगा, जिन्होंने ये ऑपरेशन कंसीव करा होगा, प्लान करा होगा, एग्जीक्यूट करा है। अपने को सबको पता है कि
जिस टाइम पर ये 40 शहीद हुए थे सीआरपीएफ के जवान, उसके बाद पाकिस्तान बहुत अलर्ट स्टेट पे था। उनके F-16 जहाज उड़ रहे थे, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फॉरवर्ड एरियाज को विजिट कर रहे थे। उसके बावजूद भी इतना अंदर घुस करके हम लोग के वायुसेना ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैंप को डिस्ट्रॉय करा, और ये कैंप जैश ए मोहम्मद का कैंप है। सब जैश ए मोहम्मद रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट अटैक पे, पुलवामा पे, और इवन पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पे भी इन्हीं का रोल रहा है। तो ऐसे तमजीन जो पनप के उभर करके आ रहे हैं और एक इतने बड़े प्रभावशील देश को अपने इरादों के साथ ऐसा हम लोग का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एट्रिशन कर रहे हैं, तो इनके ऊपर लाजमी है कि हमको कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना था। सर, आप कह रहे हैं कि लाजमी है कि एक्शन ज़रूर लेना था। आपने 30-31 साल सेना की नौकरी की है, बहुत सारे ऐसे अवसर आए होंगे जब भारत पे अपरोक्ष और परोक्ष हमले हुए होंगे, आतंकवादी गतिविधियाँ हुई होंगी, गुरिल्ला छापामार और सीमा पार से इशारे पे काम हुआ होगा। लेकिन जो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, सेना हमेशा से शिकायत करती थी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, वरना आप हमारे को 5 दिन दीजिए, 7 दिन दीजिए, हम कश्मीर को साफ कर देंगे, हम पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसको भारत में मिला देंगे, सिर्फ 7 दिन दीजिए। कई बार सेना के बड़े अधिकारियों ने कहा, और कई बार ऐसा लगा कि हमारे पास पॉलिटिकल विल नहीं है, सेना के हाथ बंधे हुए हैं, हम सेना को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज सीन बदल गया है। क्या आपको आज लगता है कि आज नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो मौजूदा सरकार जो है, उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति का नतीजा है कि सेना खुलकर खेल रही है? देखिए, मेरे को याद है, बहुत पहले की बात है, जिस टाइम पर आईबॉल टू आईबॉल कंटैक्ट लेकर के हम लोग एलसी पे बैठते थे, तो जब उधर से फायरिंग आती थी तो वो बोलता था जाओ दिल्ली से पूछ करके आओ हमें ऊपर फायर रिटेलिएट करने के लिए। पाकिस्तान वाला ऐसा बोलता था, जबकि आपके सामने थोड़ी दूर पर वो होता था, पर हमें फायर खोलने की हमें इजाजत नहीं थी बगैर परमिशन लिए। ग्रेजुअली धीरे धीरे ये शिफ्ट हुआ, एग्रेसिवनेस थोड़ी बढ़ी, और जब ये आतंकवादी बढ़ी है कश्मीर में, उस टाइम पर ये ऑर्डर्स थे कि भाई आप तोप खाने को भी खोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्तर पे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे अगर ब्रिगेड कमांडर बैठा है तो वो फील्ड गन का फायर खोल सकता है, डिवीजन में जो जीओसी बैठा है वो मीडियम गन खोलने के लिए परमिशन दे सकता है। तो धीरे धीरे ये ग्रेजुअली ये एक छवि चेंज हुई है भारतीय सेना की, जहां पे एग्रेशन एंड अथॉरिटी दोनों एक लोकल एरिया कमांडर के हाथ में आया। दूसरी चीज, कारण भी है कि हम क्यों नहीं देते हैं ऐसा, कारण मुख्य यही है कि कोई ऐसा डिसीजन ना ले, कोई ऐसा एक्शन ना करे कि ये एस्केलेट होकर के मेजर प्रोवोक करना या एस्केलेट हो जाना, वो नहीं चाहते थे हम लोग। एक मैत्रीपूर्ण देश है, पीस लविंग कंट्री है इंडिया, चाहते हैं कि भाई सब पड़ोसियों के साथ मिलजुल करके सबका उन्नति हो, सबका डेवलपमेंट हो। पर ऐसे देश जो चाहते हैं कि दूसरी देश, दूसरी कौम नहीं पनपे, तो ऐसे देश को तो साहब सबक तो सिखलाना है, और ये सिखलाने का काम आज हुआ है जब इतने अंदर घुस करके। क्या महसूस कर रहे हैं आज एक राजनीतिक इच्छा शक्ति आपको देखने को मिल रही है? जैसे फौजी में आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, जिस टाइम पे ये हुआ था आज 12 दिन पहले पुलवामा वाला, उस टाइम पर प्रधानमंत्री जी ने बोला था हमने सेना को पूरी छूट दे दी है, फ्री हैंड कर दिया, फ्री हैंड दे दिया है। तो फ्री हैंड का मतलब हम कोई भी एक्शन लेना चाहेंगे, अल्टीमेटली ओके तो लेना है, क्योंकि ये एक आइसोलेशन में तो ऑपरेशन होता नहीं है, इसमें सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है। इसके लिए अपने को मंजूरी तो लेनी होती है। आप बॉर्डर क्रॉस करने को जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें हमने कॉन्फिडेंस में लिया होगा सरकार को, बट एट द सेम टाइम छूट तो दी है। छूट देने का मतलब यह है कि अपन एक्शन ले सकते हैं, अपन सोच सकते हैं कि हमें एग्रेसिव एक्शंस लेना है, हाँ परमिशन लेनी पड़ेगी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। और वो जो छूट का नतीजा है कि आज हमने 84 किलोमीटर मोहम्मद को निपटा दिया। बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं 84 किलोमीटर हम अंदर घुसे। बिल्कुल।
और पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि 4 किलोमीटर अंदर आए और जंगल में बम गिरा के चले गए। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया तो ये भी नहीं पहले कहेगा कि हमारे उनके ऊपर हमला हुआ नहीं, पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि हमला हुआ अब बोला है। जिस टाइम पे हमारे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उरी के बाद, उस टाइम पे तो पाकिस्तान ने ये बोला था हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो पाकिस्तान तो हमेशा डिनाई करता आ रहा है कि उसने कुछ करा। कारगिल की लड़ाई में जब उसके वहां पे हमारा एक्शन स्टार्ट हुआ तो कहते हमें तो पता नहीं, वो तो कुछ उग्रवादी वहां पे गए होंगे, वो तो डिनायल मोड में था, वो तो भेड़ मोकरियां चलाने वाले लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान का एक पहले से ही ऐसा रुतबा रहा है कि वो दिखाना चाहता है कि हमारी सेना कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है, ये तो सब मोटिवेटेड है, कश्मीरी हैं जो लड़ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। और यहाँ तक कि वो तो अपने सैनिकों की लाश भी नहीं लेता है, वो तो लाश लेने भी नहीं आए थे, पहचानने से मना कर देता है। वो तो आइडेंटिटी कार्ड्स उनके निकाल करके उनके घर, उनके कंट्री में यहाँ से भेजे गए, भाई ये आपके बंदे हैं, इनकी लाश ले जाओ, तब वो आए हैं लेने। और जबकि हमने पूरे सम्मान के साथ उनका पूरा बरियल की पूरी तैयारी भी करी थी, पूरा सम्मान। एक आप तो सोल्जर होता है। आप तो सर थे, सोल्जर होता है, भले ही दुश्मन देश का सैनिक हो, वो सम्मान का हकदार है क्योंकि वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा है। सर आप तो कारगिल में थे, आपने तो बोफर्स तोप चलाई हैं और टाइगर हिल्स की लड़ाई में आपने बोफर्स तोपें चलाकर कवरेज सपोर्ट दिया है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम आपने किया है। पर सर ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आज हुआ है, इसके परिणाम क्या होंगे अगले कुछ दिनों में? देखिए, एक गुब्बारा है, उसमें आप हवा भरते जाइए, एक स्थिति वो आएगी जब वो गुब्बारा फूटेगा, वो गुमार निकलेगा। वो गुमार आज निकला है हमारा, और मेरे को तो 100% यही दिल से होता है कि अपने को ये और एक्शंस ऐसे लेने चाहिए कि उसकी कमर तोड़नी चाहिए, उसका सोच बदली होना चाहिए कि हम दोबारा अगर ऐसा करा तो हमको इससे ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा। ये हमारी तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। वो डेफिनेटली, अब अगर इमरान खान को पार्लियामेंट में उसको बोला जा रहा है, नारे लग रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, हाय हाय के नारे लग रहे हैं, सेना उनकी जो है क्लाउड में आ रही है, सेना के ऊपर क्लाउड है कि भाई सेना नाकामयाब हुई, इतना अलर्टनेस के बाद रडार भी नहीं पिकअप कर पाया कि हवाई जहाज आकर के मार के चला गया। तो ऐसी स्थिति में सेना की तरफ से भी बहुत ही उनका भी मुंह काला हुआ है, पाकिस्तानी सेना का। तो जब पॉलिटिशियन और सेना दोनों इस स्टेज पर अगर दोनों मतलब एक स्थिति में ऐसे आ गए, दे हैव टू रिटेलिएट नाउ, तो रिटेलिएट करेगा पाकिस्तान, और हमारी पूरी तैयारी है साहब, वो रिटेलिएट करे। हमने तो आतंकवादी मारा है, हमने कोई उनका जवान के ऊपर हमने कोई फायरिंग नहीं करी है, सिविलियंस पे फायरिंग, सिविलियंस या उसकी आर्मी, उसके पोस्ट नहीं, हमने तो उसके ट्रेनिंग कैंप को उड़ाया है। जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप उड़ाया, और यूसुफ अजहर जो अजहर मसूद का साला है वो मारा गया वो। और जरूरी नहीं है कि वो जैश ए मोहम्मद के हों, उसमें और भी तंजीम के भी हो सकते हैं, लश्कर तैयबा भी हो सकता है, हिजबुल मुजाहिदीन के हो सकते हैं, काफी तंजीमों के हो सकते हैं। तो ये क्या आपको ऐसा लगता है अपने अनुभव से कि अंतर्राष्ट्रीय जमात इसको हमारा हमला मानकर हमारे खिलाफ होगी? मेरे को नहीं लगता। पहली चीज ये, हमने उनके कोई पोस्ट को कब्जा नहीं करा, हमने कोई उनके जवान को हमने या कोई भी उनके आर्मी पर्सनल के ऊपर हमने फायरिंग नहीं डाली है, हमने उनकी कोई सिविलियन प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करी है, कोई सिविलियन हताहत नहीं हुआ है, हमने उनका कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं लिया है, हमने कोई टेरिटोरियल गेन नहीं करा है। हमने वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को आश्वासन दे करके बताया कि भाई ये रोग कंट्री है, ये रोग कंट्री यहाँ पे आतंकवाद फैला करके हमारे एरिया में हमारे जो फोर्सेस हैं उनको फायर के डाल करके, आईईडी ब्लास्ट करके, सुसाइडल अटैक मार करके हमारे जवानों को शहीद कर दिया। अभी भी हमारे विदेश सचिव ने ये कहा कि वहाँ सुसाइडल अटैक की तैयारियां चल रही थी और वहाँ ऐसे उग्र आतंकवादी तैयार किए जा रहे थे जो कि हमारे पे आत्मघाती हमला कर सके। बिल्कुल। तो लाजमी है कि जब ऐसी चीज हो जाती है, ऐसे ऑब्जेक्टिव तय होते हैं कि जहां पे हमें इनके कैंप्स डिस्ट्रॉय करने हैं, तो दुनिया का कोई भी वर्ल्ड पावर नहीं आकर के उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये क्लियर है कि भाई 40 हमारे जवान शहीद हुए हैं।
फॉरेन मिनिस्ट्री ने सारे वर्ल्ड में बताया है, यूनाइटेड नेशन ने बताया है। एक और पाकिस्तान ने इस हमले से डिनाई किया, बोले हमारा कोई हाथ नहीं है। और पाकिस्तान ने, इमरान खान ने कहा कि सबूत दीजिए कि हमारे क्या हाथ है। जबकि बहुत बड़ा सबूत ये था कि उसके पहले एक वीडियो जारी हुआ, जो आत्मघाती युवक था, ठीक है वो कश्मीर का लड़का था, वो पुलवामा का लड़का था, लेकिन उसने जो वीडियो जारी किया है उसमें उसने जैश ए मोहम्मद का नाम लिया है। बाद में जैश ए मोहम्मद ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उसके बाद और क्या सबूत चाहिए रहता पाकिस्तान? आप उरी का हमला देखिए, पूरे सबूत दिए उनको। पठानकोट में तो जॉइंट टीम आई थी, उनके भी लोग आए थे। पठानकोट में तो हमारी बड़ी आलोचना हुई कि हमने आईएसआई को बुला लिया, आईएसआई को बुला के हमने घुमा दिया। बिल्कुल। उसके बाद भी इन्होंने क्या एक्शन लिया? उल्टे उसको, अजहर महमूद को उठा करके एक बहुत ही सेफ एरिया में उनकी आर्मी ले गई कि कहीं आकर के इसके ऊपर अटैक ना करके इसी को ना एलिमिनेट कर दे इंडियन आर्मी। तो उसको उठा करके तो ये सेफ कैंटोनमेंट में जाके उसको पार करा। सलाहुद्दीन वहां मौजूद है, अजहर मसूद वहां पे मौजूद है, और इनके साथ मंत्री मिलते हैं पाकिस्तान सरकार के। पाकिस्तान सरकार के मंत्री इनकी सभाओं में जाते हैं, इनके साथ फोटो पाकिस्तान मंत्रियों के आते हैं, और ये बड़े खुलेआम वहाँ घूमकर भारत के खिलाफ आग उगलते हैं। और फिर भी पाकिस्तान कहता है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं है। तो क्या हमारी सेना को अब ये ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट कदम ये नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से अमेरिका ने लादेन को वहाँ जाकर मारा था और आईएसआई मुख्यालय के पास में मारा था, आप जानते हैं, तो हम भी सलाहुद्दीन को और अजहर को पाकिस्तान में शूट आउट कर दें? जो इन्होंने वहाँ से मसूद अजहर को हटाया है, उसका मुख्य कारण यही है कि उनको कहीं ना कहीं वो लग रहा होगा कि ये इंडियन आर्मी ऐसा ऑपरेशन ना कर दे कि इंडियन आर्मी ऐसा ऑपरेशन करने में सक्षम है, कर सकती है, सक्षम है। हमने म्यांमार में 50 किलोमीटर कितना अंदर जाकर के उनको मारा था, कैंप को डिस्ट्रॉय किया था। इन्फिल्ट्रेट करके रेड करना कौन सी ऐसी बड़ी बात है? इंडियन आर्मी कर रही है। अभी सर्जिकल स्ट्राइक उरी के बाद क्या हुआ था? इन्फिल्ट्रेट करके अंदर गए थे। हम लोगों के लिए है, हमारी सेना के लिए ये बहुत आम बात है, हम कर सकते हैं, अपनी क्षमता में है, कैपेबिलिटी में है। आपके पास वैसे वेपन्स हैं, वैसी टेक्निक है, सब है। अगर आप चाहें तो सलाहुद्दीन को उसके घर में घुसकर मार सकते हैं। बिल्कुल, तो कर सकते हैं। फिर क्यों नहीं कर रहे सर हम? इसमें मुख्य कारण क्या है साहब कि हमें इसमें पॉलिटिकल विल चाहिए, प्लानिंग चाहिए, हार्ड इंटेलिजेंस चाहिए। प्लानिंग और हार्ड इंटेलिजेंस तो मिलिट्री को ही बनाना है। इंटेलिजेंस थोड़ा रॉ का भी आएगा, थोड़े जो अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी देंगे, थोड़ा सैटेलाइट्स वगैरह सब उसमें आता है। पूरा इंटेलिजेंस एक, हाँ, पूरी तकनीक काम करेगी, पूरी टेक्नोलॉजी के साथ करते हैं। और पॉलिटिकल विल तो दिखाई दे रही है सर, पॉलिटिकल विल अब दिख रही है उरी के बाद। और अब तो लगता है कि अगर अब भी पाकिस्तान नहीं हुआ और हम जैसे कि मांग करते हैं कि सलाहुद्दीन को भी हमको सौंपा जाए और मसूद अजहर को भी हमको सौंपा जाए, और अगर इनको हमको नहीं सौंपते हैं तो हम ये कदम हमको उठाना पड़ेगा, जैसे कि कर्नल माथुर कह रहे थे कि हम इसमें सक्षम हैं और हम ये कदम उठा सकते हैं। सर, ये जो अब आज हमला हुआ है, अगले, अगर मैं आपसे आपका इतना लंबा 30-32 साल का एक्सपीरियंस है मिलिट्री में, अब अगला, अगर मैं एक वीक से आपकी रणनीति पूछूं कि अगले एक वीक अब क्या होने वाला है, क्या कल्पना करते हैं आप? देखिए, क्या अनुभव कहता है आपका? ये एक हफ्ता जो है, अगला जो है, इसमें पाकिस्तान ने फेस सेविंग करना है अपना, और फेस सेविंग के लिए वो भी कुछ ना कुछ छुटपुट करेगा। अपने को पता है, अपने पास रिपोर्ट्स हैं, सब कहते हैं कि भाई उनकी आगे और करने की तैयारी थी। जो पुलवामा में हुआ, पुलवामा घुसे, उसमें उनके साथ और भी सात आत्मघाती हमले करना चाहते थे, और भी आत्मघाती हमले करना चाहते थे। तो एक तो अपना तैयारी उसके खिलाफ होनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग को तैयार रहना चाहिए। उसके लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क, और एक बहुत अच्छा मैंने कहीं पढ़ा था कि जागरूकता सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज की नहीं होती है, जागरूकता हम जैसे नागरिकों की भी होती है कि अगर हमारे पड़ोस में कोई आके ऐसा संदिग्ध व्यक्ति रह रहा है तो हमें रिपोर्ट देना चाहिए। शासन, पुलिस, सेना, सबका जो मिला जुला अपोर्ट है, वो सारा सब एकजुट होकर के लड़ना है पहला। तो इंटेलिजेंस नेटवर्क, उसके जो उसके आप अगर उसका स्टडी करें, जो अभी पुलवामा में जो ऑपरेशन हुआ है, उसके जो तरीके हैं कि कैसे वो, कोई कहता 60 kg, कोई कहता 300 kg,
जितना भी वो लेके आया है एक्सप्लोजिव उसने लिया है, वो एक्सप्लोजिव उसने कहीं से ला करके कहीं रखा होगा, फिर कहीं इकट्ठा हुआ होगा, इकट्ठा होने के बाद उसने फिर अपनी गाड़ी में लगाया होगा, उसकी टेक्नोलॉजी होगी उसके पास, तब ये कहीं बॉम्ब चला है। तो ये डिवाइस ऐसे फंक्शन नहीं करते, ये डिवाइस असेंबल करते हैं। उसमें सर लोकल सपोर्ट भी रहा होगा, लोकल उसको सपोर्ट कश्मीर रहा का, होगा, क्योंकि बिल्कुल। कोई एक गैराज चाहिए होगा, एक बिल्कुल, मैकेनिक चाहिए बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। जिसने उस जीप के अंदर उसको बिल्कुल। इंजन से जोड़ा होगा, सही बात। इलेक्ट्रिशियन माइंड का कोई आदमी होगा। बिल्कुल, इम्पैक्ट पे वो फटना है या रिपोर्टली उसको ब्लास्ट करना है, वो सारी टेक्नोलॉजी किसी ना किसी ने उसको करा होगा, अंजाम दिया होगा। तो सर लोकल कश्मीर में तो अभी भी लोकल कश्मीर में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के समर्थक हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए? अभी तो हम बाहर तो लड़ लेंगे, लेकिन ये जो हमारे अंदर कश्मीर में जो पाकिस्तानी समर्थक एलिमेंट्स हैं, इनसे मैं कैसे समझता हूँ साहब, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जब हम कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा कश्मीरी पाकिस्तान के समर्थक हैं। ऐसा नहीं है, कुछ हैं चंद एक जो समर्थक हैं और उन्होंने बाकियों को दबा के रखा हुआ है। सन 2000 की बात है, मैं कुपवाड़ा सेक्टर में था, तो वो रिक्रूट कर रहे थे लोगों को। अब तो उस रिक्रूटमेंट एजेंसी के भी रहे हैं आपने, तो रिक्रूटमेंट नहीं वो टाइम अलग था। नहीं, ये रिक्रूटमेंट मैं जो था वो ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट का था, ये टेररिस्ट रिक्रूट कर रहे थे। अच्छा जी, ठीक है। इनका जो मॉड्यूल था वो इतना उसने कोई ऑटो ड्राइवर को पकड़ लिया, भैया मेरे को बस अड्डे ले चल, और बस अड्डे ऑटो पहुंचा, उसको उठा करके गाड़ी में रख दिया कि आंख में पट्टी बांध दी कि चलो उस पार चलो। एक कोई टेलर था, उसको बोला कि तुम जो हो मेरी सिस्टर की शादी है, नाप लेने आ जाओ, तो उसको लेकर के आया नाप लेने, और उसको उठा करके ट्रक में डाल दिया, आंख में पट्टी बांध दी और सीमा पार ले गए उस। तो ऐसे उन्होंने 18 लोगों को पकड़ा और इनको ले गए और उस पार ले जा रहे थे। उसमें से 6 ऐसे थे जो उनके साथ नहीं थे, वहां से छूट के वापस भागे। ये रात में चलते थे, दिन में सोते थे, रात में चलते थे, दिन में सोते थे, तो ये वहां से भाग के आए। तो मेरा समझना यह है कि उनको इतनी सपोर्ट नहीं है, आम सपोर्ट नहीं है। ये चंद एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर वैली के जो अंडर ड्यूरेस, अंडर प्रेशर या फंडिंग होने के कारण वो इनको सपोर्ट करते हैं। आप लद्दाख लीजिए, जम्मू सेक्टर लीजिए, राजौरी लीजिए, आप कश्मीर वैली का कुपवाड़ा सेक्टर लीजिए, काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इनका कोई ज़्यादा वहां पे सपोर्ट नहीं है। लेकिन जो सदर्न कश्मीर है, दक्षिणी कश्मीर है, बिल्कुल, वहां इनका दबदबा ज़्यादा है। वहां पे दबदबा ज़्यादा है। 2-3 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं मेरे ख्याल में जहां पे ये इनको सपोर्ट मिलता है। किश्तवाड़ है जिसमें एक, ये डोडा साइड के हैं, किश्तवाड़ है, पुलवामा, अवंतीपुरा, वो पूरा एरिया है। अनंतनाग है। तो वो एरिया ऐसा है सदर्न कश्मीर का जहां पे ये प्रॉब्लम होता है। बाकी ऐसा कहीं आपको नहीं सुनने में तो आएगा। सर ये क्या, ये अब ये चलिए युद्ध ना हो, लेकिन ये लगातार छदमीत तो करेंगे। अब गर्मी आ गई है, अब थोड़े पासेस खुल जाएंगे, अब जो है वो बर्फ़ पिघल जाएगी, तो ये लोग आएंगे और हमारा भी टूरिज्म बढ़ेगा कश्मीर में, तो ये टूरिज्म पे भी हमले कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि कश्मीर में ही हमले करें, ये देश भर में किसी कॉफ़ी शॉप में हमला कर दें, जैसा कि बेंगलोर में किया, हैदराबाद में किया, पुणे में किया, या कहीं और कर दें, बस में कर दें, ट्रेन में कर दें, इस तरह की घटनाएं होंगी। देखिए, पाकिस्तान ऑल आउट वॉर सपोर्ट नहीं कर सकता फाइनेंशियली। पाकिस्तान एक ऑल आउट वॉर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता। पूरी तरह से पाकिस्तान युद्ध नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ ये कहना चाहते हैं। उसमें वो सक्षम नहीं है फाइनेंशियली, मुकम्मल युद्ध नहीं लड़ सकता। उसका यही है कि 2 भेज दिए, 4 भेज दिए, उधर बम फाड़ दिया, इधर कुछ कर दिया। अब आप अगर देखें तो इसमें वो एक मारा उसने अपना सुसाइड में मारा, तो अगले दिन 3 उसके पकड़े गए, 3 वहाँ पे पुलवामा में और मारे हम लोग ने, फिर उसके अगले दिन सोपोर में मारे। तो ये 2-2, 3-3 के ग्रुप्स में ये लोग एक्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो ये छोटे मोटे छोटे तो साहब, इसको जब तक इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटेगी पाकिस्तान की, तब तक ये छोटे मोटे 1-2 जो है वो। और आर्मी कश्मीर में कह चुकी है कि जो भी बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा। सही बात है, सही बात है। जो जिसने वहां पे सपोर्ट करा टेररिज्म को, वो नहीं बचेगा। वैसे भी साहब
टेररिस्ट की लाइफ कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उससे ज्यादा टेररिस्ट नहीं सरवाइव कर पाता। ये यूथ, मिसगाइडेड यूथ है जो जाते उधर। पर सर आम आदमी कश्मीर का आप देखिए, अभी परसों की बात है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी मारा गया। कार्रवाई करने जाते हैं और जनता पथराव फेंकने फोड़ने लगती है, आतंकवादियों को पकड़ने जाते हैं, उसमें जो है वो कश्मीरी पुलिस का डीएसपी मारा गया। तो कश्मीरी जनता अगर आतंकवादियों के पक्ष में पथराव करेगी और फोर्सेस पे पथराव करेगी, और हम पैलेट गन भी नहीं चला सकते क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट मना करती है कि हम पैलेट गन नहीं चला सकते, तो सेना का काम कितना डिफिकल्ट है। सब हाथ पीछे बांध करके आप कह रहे हैं जाइए मुक्केबाजी लड़ाई का दंगल करिए। हाथ तो पीछे बांध दिया कि अगर आपके खिलाफ पत्थर फेंक रहा है आप कुछ नहीं कर सकते। आपका ये नारे लगा रहे हैं, टेररिस्ट जहां पे घेरे में आ गए उस एरिया को वो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि उनकी आड़ में टेररिस्ट वहां से भाग जाएं। तो अगर, और वो ये कौन है, ये लोकल्स हैं जिनको फंडिंग हो रही है, पैसा मिल रहा है कि जाओ पत्थर फेंको, जाओ उसको वहां से टेररिस्ट को निकालो। 500 रुपए मिलते थे पत्थर फेंकने के लिए। तो अगर इनको ऐसी फंडिंग मिल रही नहीं है सर, पर हमारी सरकार की भी तो गलती है सर। हम एक बार में 8000 पत्थरबाजों को माफ कर देते हैं कि ये हमारे बच्चे, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये हमारे बच्चे सेना में पत्थर फेंकेंगे, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आपने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया, AFPA लगा दिया है। लेट आर्मी, द डिफेंस फोर्सेस डिसाइड कि क्या करना है। आप अगर वो मेजर गोगोई जो है वो अपनी जीप के ऊपर एक पत्थरबाज को बिठा करके लेके आ रहा है तो आप कहते हो इसका FIR लिखो। उसने तो अपने पूरी टोली को बचाने के लिए उसने एक ऐसा रख दिया सामने कि भाई अब पत्थर आने बंद हो जाएंगे, और श्योर इनफ पत्थर आने बंद हो गए थे। वो तो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड था उसका। बिल्कुल, पर ऐसे कार्रवाई में भी आप FIR दर्ज करना चाहते हो। एक चेकपोस्ट है, उस चेकपोस्ट को एक नौजवान एक चेकपोस्ट क्रॉस करता है, रुकता नहीं है, उसको चैलेंज होता, नहीं रुकता, सेकंड पे भी चैलेंज होता, नहीं रुकता, थर्ड चेकपोस्ट पे आता, वहां पे रुकता नहीं, उसको वो गोली मारता है एक जवान, और उसको वहां पे गोली लग जाती है, उसकी डेथ हो जाती है नौजवान की। वो जवान को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। नौजवान को तिहाड़ जेल भेज देते हो, सैनिक को। तो हाथ तो पीछे बांध दिए ना, फिर कौन चेक करेगा? सर आज तो हाथ खोल दिए ना हमने, आज तो सरकार ने हाथ खोल दिया। पर ऐसे केसेस में जुडिशरी क्या हमको सपोर्ट करेगी? क्या जुडिशरी ये रियलाइज करेगी कि ऐसे वातावरण में लड़ाई करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो नरमी करनी पड़ेगी? या आपको सेना के भरोसे छोड़ देना चाहिए, सेना के काम में दखल नहीं देना चाहिए। अगर आप सेना को, न्यायपालिका अगर सेना को ये बताएगी कि उसे क्या करना चाहिए, तो फिर तो कल से सैनिक न्यायपालिका को बता देगा कि उसको क्या करना चाहिए। आप बताइए हम कैसे लड़ाई लड़े, आप हमको बताइए हम कैसे लड़ाई लड़े। फिर आपकी ट्रेनिंग जो है वो सीमाओं पर नहीं होना चाहिए, फिर आपकी ट्रेनिंग जो है वो अदालतों में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही मतलब हुआ। तो ये चीजें हैं, ये इसको गंभीरता से सोचना चाहिए और इसकी पॉलिसी होनी चाहिए कि सेना क्या कर सकती है। सर मैं एक सवाल सभी जो सीनियर्स ऑफिसर्स यहाँ आ रहे हैं मेरे शो में, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या आज की घटना को युद्ध का आगाज माना जाए, युद्ध की शुरुआत मानी जाए? पाकिस्तान में दम नहीं है साहब की एक लंबी लड़ाई या किसी भी प्रकार की लड़ाई हिंदुस्तान के साथ करें। तो अब क्या हम बस आज वन डे इवेंट है, हम आज करके रह जाएंगे, या आगे भी हमको ये प्रेशर बना करके रखना चाहिए, और हमको अभी 7-8 दिन में इन पे 1-2 हमले और करने चाहिए, जो और इनके कैंप्स हैं उसको भी अपने तबाह करना चाहिए। और हमको एक बार ये एयर स्ट्राइक है, हमको एक बार सर्जिकल स्ट्राइक, जिसको आप कह रहे थे कि रेड इन्फेंट्री वो है वो करना चाहिए, और अभी भी जो है वो रेड बाय इन्फिल्ट्रेशन वो करना चाहिए हमको, वो करना चाहिए बिल्कुल। अगर इन्होंने क्या करा है साहब, ये जब पुलवामा वाला एपिसोड हुआ है, इन्होंने जितने भी LC के साथ साथ इनके लॉन्च पैड्स थे इनको रीलअप करके पीछे ले गए। तो जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी वो अलोंग द LC जो इनके लॉन्च पैड्स थे जहां से ये टेररिस्ट को लॉन्च करते थे, उनके ऊपर हमने हमला करा था। अब ये चले गए, ये लोकेशन जो दिखा रहे हैं बालाकोट की, ये मुजफ्फराबाद से 14 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। तो ये तो काफी अंदर चला गया है, इसके वहां तक। और सर चिकोटी कहाँ है? चिकोटी का भी बता रहे हैं। चिकोटी तो साउथ में पड़ता है, मुजफ्फराबाद से नीचे पड़ता है, पूंछ और ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, बालाकोट और चिकोटी। हाँ, तो वो तो हमारा ही कश्मीर है ना सर, अपना कश्मीर है, बिल्कुल हम सहमत हैं उससे।
तो हमको वहाँ जाने से कौन रोक सकता है? हम जा सकते हैं वहाँ। नियंत्रण रेखा है, नियंत्रण रेखा पे अभी वो सीज फायर हो रखा है, तो इस वजह से पॉसिबली ऐसी हमारी नीति नहीं होगी कि हम उस तरफ जा रहे हैं, पर लड़ाई हुई तो हम जाएंगे, लड़ाई होगी तो हम जाएंगे, हम लोग गए हैं। पर सर वो जो अमेरिका ने जो लादेन के खिलाफ जो पॉलिसीज़ अपनाई थी कि वो उसका ऑपरेशन किया था, मुझे लगता है मैं हालांकि मिलिट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं आपसे आपके एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मुझे लगता है कि हमको वही पॉलिसी सलाउद्दीन के खिलाफ अपनाना चाहिए। ये करना चाहिए, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे, अपने में क्षमता भी है, कैपेबिलिटी भी है। पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये हमको एक छोटा सा इंटरनल इन हाउस देखना चाहिए कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या सारी पार्टी ऑन बोर्ड हैं, ऑपोजिशन ऑन बोर्ड है, रूलिंग पार्टी हाँ करे। नहीं सर, आज तो अपोजिशन भी हमारे साथ है। आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया, एयरफोर्स को सैल्यूट किया उन्होंने। और इस वक्त कौन होगा जो भारतीय सेना के खिलाफ जाएगा और भारतीय सेना को डिमोरलाइज करेगा? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर पॉलिटिकल विल, एक जो आज जैसे बोला कि भाई आप हमने सेना को छूट दे दी और ये करना है, ये चले गए करके आ गए, तो एक ऐसा डायरेक्शन अपने पास हो अगर, तो हम जा करके ऐसी ऑपरेशन कर सकते हैं जैसा आप कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद कर्नल माथुर आपका, आपने बहुत ही अपने अनुभव से बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों से की है। और सबसे बड़ी बात कर्नल माथुर ने जो की है वो ये है कि हमारी सेना के पास तकनीक भी है, हौसला भी है, और हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है, ट्रेंड है कि हम सलाहुद्दीन और अजहर कहीं भी छुपे हों पाकिस्तान में, हम घर में घुसकर उनको मार सकते हैं, और मारना हमें आता है, बशर्ते कि हमें इस बात की इजाज़त मिल जाए। और ये बात भी कर्नल साहब ने कहा कि इस वक्त जो है, एक ज़माना, एक दौर वो भी था कि पाकिस्तान वाले हम पर गोलियां चलाते थे और कहते थे कि जाओ दिल्ली पूछो जवाब देना है कि नहीं देना है। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, और जिस तरह से मोदी सरकार ने राजस्थान की एक सभा में कहा था कि भारतीय सेना पर विश्वास रखिए, मोदी सरकार पर विश्वास रखिए, और भवानी माँ के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए, बदला लिया जाएगा, पूरा लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि उस भवानी माँ का आशीर्वाद आज फला है और हमने बदला लिया है। हालांकि मैं मानता हूँ कि पूरा बदला नहीं लिया है, अभी और बदले की ज़रूरत है। और कर्नल माथुर भी कह रहे हैं कि अभी और गतिविधियाँ ये चलना चाहिए, ये प्रेशर, ये दबाव बनाए रखना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की कमर इस कदर टूट जाए कि वो इस बार के बाद फिर कभी भी उठकर खड़ा होने की हिम्मत ना दिखा सके। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। हम लगातार आपको खबरें दे रहे हैं, सीमा पार से, सीमा के अंदर से। सेना पर हमारी निगाह है, सेना की गतिविधि पर हमारी निगाह है। हम हौसला बढ़ा रहे हैं सेना का, और ये फ़र्ज है हर भारतीय का, हर हिंदुस्तानी का, कि वो इस वक्त अपनी सेना के पीछे पूरी दम के साथ खड़ा रहे, हमारी सेना का हौसला बढ़ाए। हिंद की सेना है, और ये हिंद की सेना कभी नाकाम नहीं होती है। जय जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।